जय हिंद। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको आदर्शवाद, प्रयोजनवाद ये सब सारी चीज़ें कराई थी, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं और कुछ अन्य प्रश्न भी, यहाँ तक कि यहाँ से बहुत प्रश्न आएंगे। ये मैंने सारे वास्तुनिष्ठ, अतिलघु वगैरह सब इसमें है, जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, टीचिंग से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है। तो चलिए, सबसे पहले कल भी लास्ट वीडियो में जिक्र किया था आदर्शवाद, ठीक। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट बनाया है बहुत ज़्यादा। आदर्शवाद का उद्देश्य क्या था, देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ इजी है, सीक्वेंस है। आदर्शवाद का उद्देश्य आत्मा की सर्वोच्च क्षमताओं को वास्तविक रूप देना, ये उसका उद्देश्य हो गया। अगर बात करें आदर्शवाद की क्या रचना है, यानी ब्रह्मांड की रचना आध्यात्मिक शक्ति द्वारा या आध्यात्मिक जगत द्वारा रचना ही आदर्शवाद मानता है, ठीक। अगर प्रकार की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं: आत्मनिष्ठ आदर्शवाद, प्राचीन आदर्शवाद, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद और नैतिक। इन चारों के चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब इनके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि इनके प्रवर्तक कौन है। तो आत्मनिष्ठ आदर्शवाद के प्रवर्तक बर्कले, और प्राचीन के कांट, वस्तुनिष्ठ के हीगल, और हीगल साथ में तर्क विधि के भी जनक हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा तर्क विधि के जनक कौन है, तो हीगल। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। और नैतिक आदर्शवाद की बात करें तो इसके हैं प्लेटो, ये संवाद विधि के भी जनक है, और साथ में इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम ये चीज़ भी आदर्शवाद में माना है। इनकी ही लास्ट वीडियो आप देखना, आदर्शवाद उसमें पूरा कंप्लीट है, कैसे प्लेटो का उसमें क्या था, मतलब सब कुछ उसमें मिलेगा। इससे पहले आपको लास्ट वीडियो देखनी है आदर्शवाद की, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा नीचे वीडियो में, ठीक है। तो ये चारों के चारों इनके प्रकार बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अगर आदर्शवाद की बात करें, पूछ लेता है कि आदर्शवाद की कौन कौन सी विधियाँ हैं। विधि कोई सी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना कि 8 विधि हैं, ठीक। इसका उद्देश्य सबसे मेन होता है, जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है इसका, आत्मानुभूति, ठीक। ये याद रखिएगा, ये है महत्वपूर्ण, इसके जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर इनके प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक तो प्लेटो, सुकरात, डेकार्ट, स्पिनोजा, हीगल। तो पाँचों के पाँचों आपको ध्यान में रखने हैं, और भी हैं लेकिन इन पाँचों को माइंड में रखना है। और प्लेटो की बात करें तो इनकी एक संस्था जिनका नाम मतलब जो नाम दिया था वो अकेडमी दिया था, वो प्लेटो के द्वारा ही दिया गया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछता है, वो आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ इनके 3 आदर्श बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीनों के तीनों आदर्श कौन कौन से हैं, बौद्धिक, भावात्मक, ठीक है, और सांकल्पिक। ये तीनों के तीनों पूछ लेता है एग्जाम में, तो इनको भी याद में रखना है। और एट लास्ट इतना ही कि वस्तु की अपेक्षा इन्होंने विचारों को महत्व दिया था, वही आदर्शवाद है। यानी आत्मा को सर्वोच्च क्षमताओं का वास्तविक रूप देना ही आदर्शवाद कहलाया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में एकदम क्लियर करनी है। नेक्स्ट है हमारा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद का मतलब है उपयोगिता। इसके सिद्धांत की कटौती के रूप में प्रयोजनवाद उपयोगिता कहलाता है। अब कैसे, ये भी देखेगा कि प्रयोजनवाद निश्चित अथवा शाश्वत सत्य है, ठीक। शाश्वत सत्य के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं ये नॉर्मल, और ये सबसे मेन है। यहाँ पर इसकी परिभाषा भी मिल जाएगी, यदि बहुत महत्वपूर्ण है, जेम्स के द्वारा कही गई है कि प्रयोजनवाद के तहत मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है, ठीक है। तो प्रयोजनवाद में सबसे मेन आपको ये ध्यान देना है कि जो मस्तिष्क का स्वभाव है वो एक मनोवृत्ति है। मतलब कि इसमें क्या है, ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसमें जो मेन होता है, जैसे लिखा हुआ कि क्रिया सर्वोच्च होती है, तो क्रिया ही सर्वोच्च है, ईश्वरीय सत्ता को कोई भी स्वीकार नहीं करता प्रयोजनवाद के अंतर्गत, ठीक है। इसमें दर्शन, परंपराओं व मान्यताओं का विरोध करते हैं, ठीक है। प्रजातंत्रीय शासन पर बल देते हैं, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण है, शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता चार्ल्स पियर्स थे, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। अगर यहाँ बात करें अरस्तु की, अरस्तु ने कहा था कि शिक्षा बहुअर्थीय है, ठीक। शिक्षा बहुअर्थीय है। और देखो अरस्तु निगमन आगमन विधि के जनक भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसका ग्रीक शब्द ये भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। पूछ लेता है कि ग्रीक भाषा में कौन सा, तो ये चीज़ है ग्रीक, है ना।
और अब इनकी बात करते हैं, यानी प्रजातंत्र शासन पर बल देता है और साथ में इनके प्रवर्तक बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो डीवी, पियर्स, जेम्स और किलपैट्रिक, और भी हैं, ठीक है, जॉन डीवी। तो ये क्या कहते हैं, देखो यहाँ किलपैट्रिक की है, देखो एक चीज़ और ऐड कर दी, यहाँ पूछा भी गया एग्जाम में कि प्रोजेक्ट विधि के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा किलपैट्रिक। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जनक भी कहे जाते हैं। तो ये मैंने इसमें बताया सिर्फ प्रयोजनवाद में इनके जो प्रवर्तक हैं। इसके बाद एक पॉइंट, विद्यार्थियों को ऐसे वातावरण में रखना जिसमें रहकर नवीन मूल्य का निर्माण हो। अब मूल्य तो आपको पता ही है, ठीक है, जो हमारे गुण, अच्छे विचार, ये सब चीज़ें क्या है कि मूल्य है ना, यदि मूल्य रुपीज़ वाला मूल्य नहीं है, ये हमारे अंदर के आचरण वगैरह के अंतर्गत मूल्य हैं। इसमें शिक्षक महत्वपूर्ण स्थान होता है, शिक्षक का प्रयोजनवाद में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ से मैं एक बात आपको बता दूँ कि शिक्षक का सर्वप्रथम यानी महत्वपूर्ण होना वो प्रयोजनवाद की ही देन है, ठीक है। महत्वपूर्ण स्थान का शिक्षक का होना प्रयोजनवाद की ही देन है, ठीक। उसके बाद इसके कई सारे नाम हैं, पूछ लेगा आपको कि व्यवहारवाद क्या है, कारणवाद क्या है, क्रियावाद क्या है, ये अनुभववाद क्या है। तो ये प्रयोजनवाद के चारों नाम हैं, तो इनको भी आपको माइंड में रखना है। ये इनकी मेन परिभाषा यहाँ से निकल गई कि व्यक्ति एक सामाजिक इकाई है। और डीपली पढ़ना है आपको, लास्ट वीडियो देखिएगा, सब कुछ मिलेगा। व्यक्ति एक सामाजिक इकाई है, सर्वोच्च सत्ता समाज की होती है। इसके 4 तत्व बताए हैं, 4 तत्व नहीं देखने, सिर्फ ये याद रखना है कि 4 तत्व हैं। ये होता है तुम्हारा पूरा प्रयोजनवाद। इसके बाद भौतिकवाद या प्रकृतिवाद, दोनों एक ही हैं। प्रकृति की ओर लौटो, पहला ही संदेश किसने दिया था, रूसो ने। रूसो ने कहा है कि अध्यापक के स्थान पर्दे के पीछे बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ें जो मैंने लिख रखी है इसमें सारी की सारी महत्वपूर्ण है। छोड़ने को तो मैंने काफ़ी चीज़ें शॉर्ट करके लिखी हैं, आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सारी चीज़ें इसमें से पढ़नी है। प्रकृति के मूल तत्व मानना भौतिक जगत ही सत्य है, ये था प्रकृतिवाद का कहना। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। बालक न तो शिक्षा पर, मतलब कि उस समय की बात कर रहा हूँ, आज के नहीं, बालक न तो शिक्षा पर आश्रित होता है और न पाठ्यक्रम पर, लेकिन आज ऐसा है, ठीक। तो उस समय इन्होंने इन चीज़ों को नकारा, किसने, रूसो ने। लेकिन पुस्तक के ज्ञान के विरोधी, विद्यालय की आवश्यकता नहीं, ये सब प्रकृतिवाद में था, ठीक है। वो सिर्फ क्या था कि प्रकृति से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना, ठीक। शिक्षक गौड़ स्थान था, प्रत्यक्ष को सत्य बताकर शिक्षा देते थे और वैज्ञानिक ज्ञान उचित माना जाता था, ठीक है। और इसमें एक मूल प्रवृत्तियाँ इस पर आधारित होता था। मेन चीज़ है इसमें कि प्रकृतिवाद का अंतिम सत्य था पदार्थ। उस समय ये 3 रूप कह सकते हैं आप इसके, प्रकृति, मानव और पदार्थ। तो अंतिम रूप इसका पदार्थ कहलाता था। समाज के अस्तित्व के पीछे कोई आस्था नहीं थी। क्यों? क्योंकि प्रयोजनवाद समाज को मानता था, ये समाज को नहीं मानते थे, तो समाज के अस्तित्व के पीछे इनकी कोई आस्था नहीं थी। बात करें अनुशासन, तो मुक्त्यात्मक अनुशासन, ठीक। और दूसरा इनकी एक विधि थी, ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि। इसके जन्मदाता थे आर्मस्ट्रांग, इन्होंने इस विधि का प्रयोग किया। इसके उपरांत, ठीक है, ये तीनों चीज़ कंप्लीट हो गई। और भी चीज़ें इसमें मैंने सारी ऐड की हैं, यानी पीछे की वीडियो से, और जो पीछे की वीडियो है सबकी सब इसमें, मतलब सारे क्वेश्चन इससे महत्वपूर्ण है। तो मॉन्टेसरी पद्धति 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां, ठीक, विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं। यानी कुल मिलाकर जो मॉन्टेसरी पद्धति थी पूरा, अगर इसके बारे में और ज़्यादा आपको पढ़ना है तो लास्ट वीडियो देखो, सब कुछ मिलेगा। ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण ही मॉन्टेसरी पद्धति है। उन्होंने 3 चीज़ कही है, लेखनी पकड़ना, ठीक है, जैसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, समझ सकते हैं आप। अक्षरों का स्वरूप का ज्ञान और अक्षरों का उच्चारण, ये चीज़ें मॉन्टेसरी पद्धति में महत्वपूर्ण रही। ये अलग से फैक्ट है, महत्वपूर्ण है। अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है, ये जेंटिल ने कहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद करना है। कुछ अलग से पॉइंट है। द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षा, ठीक है, शिक्षा की आधारित थी, तो एडम्स और रॉस ने दिया था। और त्रिमुखी जॉन ड्यूवी, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम और शिक्षा, तीनों इसके रूप इसमें दिए हुए हैं। इसके उपरांत ये हो गया, यानी अगर त्रिमुखी का मैंने आपको बता दिया, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम और शिक्षा। नेक्स्ट है शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करना है, वेरी मोस्ट है, बॉसिंग का कथन है ये। कथन तो आपको याद करने हैं, यानी एग्जाम में पूछ लेता है कथन, ये लिख देगा शिक्षा पर्यावरण के साथ समायोजन करना है, 4 ऑप्शन दे देगा नीचे।
बॉजिंग, रॉस, एडम, है ना, एडम्स हो गया, और साथ में एक नाम और रख देगा जेंटिल। तो इसमें से आपको सही चुनना है। नेक्स्ट है इसके बाद वेरी मोस्ट है बाल देवो भवा। ठीक है, किसने कहा था? गीजू भाई ने, यानी विद्यालय को बाल भवन जो कहा था वो गीजू भाई ही ने कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद जी। इनके बारे में आप और ज़्यादा जानना है तो लास्ट वीडियो में देखें। शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है इनका, इसको याद जरूर कर लेना, वेरी मोस्ट। ठीक है। टैगोर जी ने कहा श्रेष्ठ शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अपना दास न बनाकर स्वतंत्र प्रदान, मतलब कि स्वतंत्र बनाती है, एक स्वतंत्रता देती है, अपना दास नहीं बनाती शिक्षा। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, कथन इसका अच्छा है। इसी के चलते 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने की थी। और साथ ही अद्वैतवादी थे, मतलब कि ईश्वर में सर्वोच्च मानव इन्होंने मानते थे। ठीक। उसके बाद फ्रोबेल हैं, वेरी मोस्ट ये भी। इनकी बुक है एजुकेशन ऑफ मैन और मदर एंड प्ले सॉन्ग्स। ये दोनों की बुक महत्वपूर्ण है। बाकी फ्रोबेल के बारे में लास्ट वीडियो में बताया है मैंने। और एक पॉइंट और रहेगा जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा से आप जान सकते हैं जनसंख्या शिक्षा, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, उसी को ही सही रूप में बताना, उनके सब चीज़ों के बारे में, वही जनसंख्या शिक्षा होती है। और 1969 में ये राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया था जनसंख्या शिक्षा को लेकर। तो ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक सारे, यानी ये जो जितना मैंने इसमें लिखा है सभी के सब महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ये भी देखो। सुपर टेट में 10 मार्क्स का यहाँ से पूरा आ जाएगा। बाकी हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, बाकी सुपर टेट 1 से 5 तक के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है। जय हिंद।